जी अब लेक्चर के अगले हिस्से की तरफ चलते हैं जिसमें हम फ्रेश कंसेप्ट सीखेंगे अदर मैटर पैराग्राफ। आज हमने जिस पैराग्राफ के ऊपर डिस्कशन करनी है वो है अदर मैटर पैराग्राफ। उससे पहले प्रीवियस लेक्चर में से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए। कोई क्वेश्चन? जी एट ए टाइम क्या ऑडिट टीम एक ही क्लाइंट का ऑडिट कर सकते हैं या एक से ज़्यादा का भी कर सकती है? इसका जवाब एक से ज़्यादा का भी कर सकती है। जी लिखा हुआ है एक्सेसिव यूज ऑफ एमसीओ मैटर पैराग्राफ शुड बी अवॉइडेड। एक मिनट, एमसीओ मैटर पैराग्राफ को मैं एक्सप्लेन कर दूं। उसने लिखा एक्सेसिव, कहना क्या चाह रहा है पहले ये सुन लें। कह रहा है कि आपने हर सिचुएशन जो आपके सामने आ गई उसमें एमसीओ मैटर पैराग्राफ फिट नहीं करना, अपनी अकल नहीं लगानी। आपको जो 8 एग्जांपल्स दी गई है ना, इन 8 में से कोई सिचुएशन आती है तो आपने एमसीओ मैटर पैराग्राफ लिखना है, या आगे अगर कोई इक्का दुक्का और सिचुएशन आ गई, आगे कोई इक्का दुक्का जहां पे स्टैंडर्ड ने कहा तो वहां पे सिर्फ एमसीओ मैटर पैराग्राफ लिखना है जहां पे स्टैंडर्ड ने कहा है। इसके अलावा किसी और जगह पे एमसीओ मैटर पैराग्राफ नहीं लिखना, इसका एक्सेसिव यूज नहीं करना। आप ऑडिटर तो हैं, आपके पास पावर तो है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि एक रिपोर्ट में आप 3-3, 4-4 मैटर्स के ऊपर एमसीओ मैटर पैराग्राफ दे दें, या ऐसा ये मतलब नहीं है कि आप हर साल एमसीओ मैटर पैराग्राफ दे दें। भाई जिस साल रेलिवेंट सिचुएशन है उस साल एमसीओ मैटर पैराग्राफ दें, वरना ना दें। इसकी मिसाल ऐसे ही है जैसे टीवी के ऊपर ब्रेकिंग न्यूज चलती है, ब्रेकिंग न्यूज आती है फौरन अलर्ट हो जाते हैं ना, वो एक तरह से किसी न्यूज को एम्फसाइज करवाना चाह रहे हैं, वरना तो न्यूज कास्टर आता है वो 50 खबरें पढ़ देता है, वो सारी एक जैसे। लेकिन जो खबर ज्यादा अहम होती है उसको क्या करते हैं, वो अलहदा से वो न्यूज बना के प्रेजेंट करते हैं, एम्फसाइज करवा रहे होते हैं। अब फर्ज कीजिए अगर दिन में 1 या 2 दफा ब्रेकिंग न्यूज आए, चले समझ आती है बात, अगर हर घंटे बाद ब्रेकिंग न्यूज आना शुरू हो जाए तो फिर ब्रेकिंग न्यूज नहीं रहती, वो नॉर्मल न्यूज बन जाती है। तो इसी तरह अगर आप हर मैटर के ऊपर एमसीओ मैटर पैराग्राफ इंक्लूड करना शुरू कर देंगे, एक्सेसिव यूज करेंगे, तो फिर एमसीओ मैटर नहीं रहेगा, वो एक रेगुलर मैटर बन जाएगा। इसलिए उसने कहा है कि एमसीओ मैटर ही रहने दें, और ये तब रहेगा जब कभी कभार यूज किया जाएगा, सिर्फ उस वक्त जब स्टैंडर्ड वाली सिचुएशन आएगी। जब स्टैंडर्ड वाली लिस्ट आए तो एमसीओ मैटर पैराग्राफ इंक्लूड करना है, वरना एमसीओ मैटर पैराग्राफ इंक्लूड नहीं कर। इक्का दुक्का आगे और सिचुएशन भी आ सकती हैं, ठीक है, तो उनमें भी स्टैंडर्ड कहेगा तो आपने इंक्लूड करना है। क्लियर होगी मेरे भाई? एक्सेसिव यूज वाली बात समझ आ गई जी? और कोई क्वेश्चन? जी मेरे भाई। सर जी सर एमसीक्यू ऑफ मैटर जो कि चेंज हो जाता है किसी फ्रॉड में या मिसस्टेटमेंट में, तो न्यू ऑडिटर जो आएगा अगले साल, तो वो लास्ट ऑडिट जो रिपोर्ट होगी उसके अंदर जो एमसीक्यू मैटर होगा उसको देखते हैं। जी बिल्कुल। क्या आने वाला इनकमिंग ऑडिटर आउटगोइंग ऑडिटर की ऑडिट रिपोर्ट को रीड करता है? इसका जवाब है यस, बिल्कुल करता है, और उसे लाजमी करना भी चाहिए, इसलिए कि उसे बहुत सी चीज़ें क्लाइंट के बारे में उस रिपोर्ट में से पता चल जाती हैं। जैसे एक तो बड़ा कॉमन इशू होता है कि अगर प्रीडिसेसर ऑडिटर की जो प्रीवियस आउटगोइंग ऑडिटर है उसका ओपिनियन क्वालिफाइड या एडवर्स या डिस्क्लेमर होना, तो सब्सटेंशियल चांसेस हैं कि वो मसला इस दफ़ा हमारे साथ भी होगा और वो ही ओपिनियन हो सकता है आ जाए, तो हम फिर उस मसले को ज़रा ख़ास तवज्जो दे के देखते हैं, इसीलिए ये पढ़ना ज़रूरी है। इसके अलावा कुछ और इन्फॉर्मेशन भी हमें मिल जाती है उस रिपोर्ट से। तो बिल्कुल इनका क्वेश्चन यह है कि क्या आने वाले ऑडिटर को आउटगोइंग ऑडिटर की रिपोर्ट पढ़नी चाहिए? बिल्कुल पढ़नी चाहिए, और वो हमारे ऑडिट को इनडायरेक्टली इफेक्ट भी करते हैं, हमारा रिस्क बढ़ जाता है, ठीक है जी। जैसे कि आपको पता चलना चाहिए कि पिछली दफा जो आईकैप का पेपर हुआ है इसमें स्टूडेंट्स ने क्या गलतियां की हैं, क्यों, क्या ये इन्फॉर्मेशन आपके काम की है? ताकि आप वो गलतियां ना कर अलर्ट हो जाए पहले से, ठीक है। तो उसके लिए एग्जामिनर कमेंट्स पढ़ने पड़ेंगे। उसी तरह ऑडिटर भी जब आता है तो पुराने ऑडिटर की रिपोर्ट स्टडी करता है, वो उसके प्रोसीजर्स को इफेक्ट करती है, उसका फोकस उन चीजों के ऊपर ज्यादा हो जाता है जिनको पिछले ऑडिटर ने अपनी रिपोर्ट में हाईलाइट किया हुआ है। क्लियर मेरे भाई? सवाल का जवाब मिल गया प्यारे भाई? यस या नो कीजिए। यस सर। ओके, और कोई क्वेश्चन? सर ये एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ में
ये जो एग्जांपल थी कि अगर फ्रेमवर्क अनएक्सेप्टेबल हो और रिक्वायर्ड बाय लॉ भी ना हो तो ये मिसस्टेटमेंट होगी या स्कोप लिमिटेशन? नहीं, वो उसने कहा लिखा हुआ है फ्रेमवर्क नॉट एक्सेप्टेबल है लेकिन रिक्वायर्ड बाय लॉ है। रिक्वायर्ड बाय लॉ है तभी तो हम मजबूर हुए रिपोर्ट देने पे, वरना तो एक्सेप्ट ही ना करते। अगर रिक्वायर्ड बाय लॉ ना हो तो फिर हम एक्सेप्ट नहीं करते। अगर रिक्वायर्ड बाय लॉ भी नहीं है फिर एक्सेप्ट नहीं करते। ये कंसेप्ट डिटेल में हमने स्टडी करना है, आगे चैप्टर 5 में आएगा प्रोबेबली कि फ्रेमवर्क एक्सेप्टेबल ना हो तो क्या करना है। ये कंसेप्ट अभी आगे आएगा। कौन सा कंसेप्ट? ठीक है, फ्रेमवर्क एक्सेप्टेबल नहीं है तो क्या करना। और की क्वेश्चन जी? अच्छा, ये एक दो और स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन पूछे हैं हैबिट क्लास में से ही। एक तो स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा है, सर क्या ये पॉसिबल है कि एक ही क्वेश्चन के अंदर एक मिसस्टेटमेंट आ जाए एक ही स्टेशन के अंदर? देखिए क्वेश्चन के अंदर रिपोर्ट के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, आपने जैसे ए बी सी, तो ये तो नॉर्मल प्रैक्टिस है ना आई कैप की कि ए में हो सकता है कोई मिसस्टेटमेंट हो जाए, पार्ट बी में कोई स्कोप लिमिटेशन हो, पार्ट सी में कोई एमसीओ मैटर या अदर मैटर, ये नॉर्मल है। स्टूडेंट ने क्वेश्चन क्या पूछा कि क्या एक ही पार्ट के अंदर एक ही क्लाइंट पे एट द सेम टाइम मिसस्टेटमेंट और स्कोप लिमिटेशन दोनों हो सकती हैं? इसका जवाब है यस, हो सकती है। और प्रैक्टिकली ऐसा अक्सर होता है कि एक क्लाइंट के ऊपर एक ही साल में मिसस्टेटमेंट भी हो, स्कोप लिमिटेशन भी हो। इस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, हम जिसका ओपिनियन बेसिस ओपिनियन में सबको डिस्क्राइब कर देते हैं, मिसस्टेटमेंट को भी स्कोप लिमिटेशन भी। ओपिनियन हम वो देंगे जो इफेक्ट ज्यादा है। जैसे इस सिचुएशन में अगर मटेरियल मिसस्टेटमेंट है प्लस मटेरियल स्कोप लिमिटेशन है, ओपिनियन क्या आएगा? क्वालिफाइड ओपिनियन। लेकिन बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन में दोनों को एक्सप्लेन किया जाएगा। ठीक है, ये आई कैप ने अभी तक टेस्ट नहीं किया हुआ कंसेप्ट। आई कैप एक सिचुएशन में सिर्फ मिस स्टेटमेंट टेस्ट करता है तो सिर्फ मिस स्टेटमेंट ही करता है, स्कोप लिमिटेशन करता है तो सिर्फ मिस स्टेटमेंट और स्कोप लिमिटेशन का कॉम्बिनेशन एक ही पार्ट में आई कैप ने आज तक नहीं पूछा। प्रैक्टिकली होता है, आई कैप ने कैप लेवल पे आज तक नहीं पूछा। हाँ, जब आई कैप ने कम्प्लेक्स करना होता है ना तो वो क्या करता है, एक ही पार्ट के अंदर दो मिस स्टेटमेंट दे देता है। ये आई कैप ने एक आध दफा टेस्ट किया हुआ है। क्या भला? तो इसमें क्या करना है हमने, वो ऐड करके डिसीजन करते हैं जो हमने पढ़ा था। ठीक है, लेकिन याद रखें मिस स्टेटमेंट में मिस स्टेटमेंट ऐड होती है, स्कोप लिमिटेशन में स्कोप लिमिटेशन ऐड होती है। मिस स्टेटमेंट और स्कोप लिमिटेशन ये दोनों ऐड नहीं हो सकती, दोनों ऐड नहीं हो सकती। ठीक है, तो अब बताइए अगर कंसेप्ट समझ आ रहा है आपको। क्या? हाँ, तो इस तरह आ सकते हैं। चलें फिर अब सुन लें फिर। ऐसे तो है, अब आप डिटेल में लेके जाते हैं, हालांकि वो टॉपिक नहीं होता। मैं भी कहता हूँ ठीक है फिर, ऐसे तो ऐसे से। शक्ल से शरीफ लगता है। सुन लें कंसेप्ट क्या है, सुन लें। एक ही पार्ट के अंदर क्या मल्टीपल इश्यूज हो सकते हैं? इसका जवाब है यस। अब मैं सारी कहानी आपको जो आई कैप ने टेस्ट कर लिया, वो भी जो नहीं किया आज तक वो भी बता रहा हूं। मल्टीपल इश्यू कैसे? एक ही मिस स्टेटमेंट है, मटेरियल है, ओपिनियन क्या होगा? और बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन में उसे एक्सप्लेन करेंगे। एक ही सिचुएशन है, उस मिस स्टेटमेंट है, उसका इफेक्ट परवेसिव, बेसिस में एक्सप्लेन करेंगे। एक ही सिचुएशन है, उसका मटेरियल है स्कोप लिमिटेशन, बेसिस में एक्सप्लेन करेंगे। और स्कोप लिमिटेशन एक ही इशू है, स्कोप लिमिटेशन इफेक्ट परवेसिव। ये क्लियर? ये आपका एग्जिस्टिंग नॉलेज था, रेगुलर। ज्यादातर केस स्टडी इसी के ऊपर आएंगी। अब सुनिए, इसको एक लेवल ऊपर लेके चलते हैं, अपग्रेड करते हैं। एक ही सिचुएशन है, उसके अंदर दो मिस स्टेटमेंट्स हैं। अगर अमाउंट्स दी हैं तो एग्रीगेट करके देखेंगे इफेक्ट क्या है, उस लिहाज से डिसीजन। और अगर अमाउंट्स नहीं दी
तो परवेसिव है। मल्टीपल होगी ना, ये बात समझ आई। अब आगे चलते हैं। एक ही सिचुएशन है, एक ही पार्ट है, उसमें दो स्कोप लिमिटेशन है, दो स्कोप लिमिटेशन। अगर अमाउंट्स दी हैं तो ऐड करके डिसीजन करेंगे, और अगर अमाउंट्स नहीं दी तो परवेसिव होगा, मल्टीपल है। यहां तक क्लियर है? अब एक स्टेप और ऊपर चलते हैं, आखिरी स्टेप पे। एक ही सिचुएशन है, उसमें एक ही पार्ट है, पार्ट एक ही है, एक मिस स्टेटमेंट है, एक स्कोप लिमिटेशन है। ये भी मटेरियल, ये भी मटेरियल। मेरा सवाल क्या दोनों को ऐड करके परवेसिव कर दे? नहीं, मिस स्टेटमेंट में स्कोप लिमिटेशन ऐड। अगर ये गौर से सुनिएगा, अब डिस्कशन ये आइंदा नहीं होनी, जरा गौर से सुनिएगा। अगर इधर भी मटेरियल मिस स्टेटमेंट होती, इधर भी होती ना, तो फिर हम कहते हैं कि ठीक है ऐड करो, परवेसिव हो सकता है, बन जाए। मिस स्टेटमेंट और स्कोप लिमिटेशन को ऐड नहीं करना। अगर मटेरियल मिस स्टेटमेंट है, मटेरियल स्कोप लिमिटेशन है, दोनों एक बराबर हैं, तो ऐसा करते हैं असूल के मुताबिक ज्यादा वाला ओपिनियन दे, सवेर वाला एक बराबर है, क्वालिफाइड ओपिनियन दे दो। तो बी ओपिनियन क्वालिफाइड। और आपको याद है क्वालिफाइड ओपिनियन चाहे मिस स्टेटमेंट का हो चाहे स्कोप लिमिटेशन का, वर्डिंग सेम होती है ओपिनियन। लेकिन बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन में दोनों को एक्सप्लेन करो। ये टेक्निकल बात है, आम बात नहीं है, ये मुश्किल बात है। समझ आ रही है आपको? क्योंकि हमारा मकसद है यूजर को ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन देना। कुछ स्टूडेंट सोच सकते हैं कि सर सिर्फ मिस स्टेटमेंट को डिस्कस करते हो, बात तो फिर भी बन जाती है। लेकिन हमारा मकसद क्या है? यूजर को जो इंफॉर्मेशन पता चल गई रेलिवेंट है उसको बता देना। आगे चलते हैं। एक मिस स्टेटमेंट है, एक स्कोप लिमिटेशन। मिस स्टेटमेंट मटेरियल, स्कोप लिमिटेशन परवेसिव। कौन सा ओपिनियन? परवेसिव वाला, डिस्क्लेमर। और बेसिस फॉर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन में दोनों को डिस्कस करना। समझ आ रही है बात? समझ आ रही तो बात बताएंगे। एक सिचुएशन है, उसके अंदर दो इश्यूज हैं, मिस स्टेटमेंट भी है, स्कोप लिमिटेशन भी। मिस स्टेटमेंट का इफेक्ट परवेसिव है, स्कोप लिमिटेशन का मटेरियल। एडवर्स ओपिनियन और बेसिस फॉर एडवर्स ओपिनियन दोनों को एक्सप्लेन कर देंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दोनों का परवेसिव हो। वो मूवी आपने बतानी है, सीन मैं बताता हूं। पुलिस छापा मारने के लिए गई और जो इंचार्ज था कहने लगा अपनी टीम को, आधे बंदे लेफ्ट को जाएं, आधे राइट को जाएं, बाकी मेरे पीछे आए। भाई आधे लेफ्ट को चले गए, आधे राइट को चले गए, अब बाकी कोई रह गया? परवेसिव की डेफिनेशन क्या थी? सब्सटेंशियल इफेक्ट हो जिसका 50% से ज्यादा। याद है? तो जब मिस स्टेटमेंट 50% से ज्यादा की हो गई, क्या स्कोप लिमिटेशन 50% से ज्यादा की हो सकती है? और नहीं हो सकती। तो इसका मतलब है दो परवेसिव चीजें एक आर्ग्यूमेंट में नहीं हो सकती। आधे से ज्यादा उधर चली गई ना, तो आधे से ज्यादा इधर नहीं आ सकती। सिंपल मैथ। हाँ जी जी, चलिए भाई, क्लियर हो गया? चलिए, पता नहीं कौन से शोले थी, चले शोले ही होगी, मुझे नहीं आया। हाँ जेलर था, जेलर था, जेलर। शाबाश शाबाश। असाइनमेंट की है? परवेसिव की डेफिनेशन सुना है नहीं आती। आज हम पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। अटेंटिव हो जाइए। अदर मैटर पैराग्राफ। अगर एमसीक्यू मैटर पैराग्राफ आपने समझ लिया है तो ये आपके लिए 50% इजी हो जाएगा, क्योंकि ये उसी स्टाइल पे है। ये उसी स्टाइल पे है जिस स्टाइल पे एमसीक्यू मैटर है। हम पढ़ेंगे क्या? अदर मैटर। पहली चीज, अदर मैटर पैराग्राफ एमसीक्यू मैटर से एक डिफरेंट पैराग्राफ है। एमसीक्यू मैटर पैराग्राफ की अपनी लिस्ट है, इसकी अपनी लिस्ट है। एमसीक्यू मैटर पैराग्राफ में भी पहले हमने डेफिनेशंस पढ़ी थी रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन तैयार करने के लिए, फिर उसके बाद एग्जाम्पल्स पढ़ी थी केस स्टडी के लिए।
यहाँ पे भी पहले डेफिनेशन होगी, फिर एग्जाम्पल, फिर सीखेंगे हम इसे प्रेजेंट कैसे करना है रिपोर्ट के अंदर, इस पैराग्राफ को प्रेजेंट कैसे करना है, प्लेस किस जगह पे करना है, प्लेस से मुराद रिपोर्ट के अंदर किस जगह पे आएगा ये पैराग्राफ, प्रेजेंटेशन से मुराद क्या है, किस कैसे प्रेजेंट करना, और फिर एंड पे एक ड्राफ्टिंग एग्जाम्पल। और एग्जाम्पल हमने वो सेलेक्ट की है जो ICAP सबसे ज़्यादा टेस्ट करता है। एक और एग्जाम्पल भी है, वो रीड कर लीजिएगा। तो समझ आ गया क्या सीखने जा रहे हैं? आज हम सीखने जा रहे हैं अदर मैटर पैराग्राफ। अदर मैटर पैराग्राफ की डेफिनेशन सीखेंगे, फिर इसके बाद एग्जाम्पल्स, प्लेसमेंट, प्रेजेंटेशन और ड्राफ्टिंग के एग्जाम। और बताइए सारी चीज़ आपके सामने। अब आपकी जजमेंट का क्वेश्चन है, जजमेंट, प्रोफेशनल जजमेंट क्रिएट होनी चाहिए ना ऑडिटर में। आपके ख्याल में सबसे अहम चीज़ कौन सी है पांचों में से? पांच एग्जाम्पल्स। केस स्टडी के लिए एग्जाम्पल, इसलिए एग्जाम्पल्स को आपने खास तौर पे अटेंटिव होकर समझना है। पहले डेफिनेशन कहते हैं अदर मैटर पैराग्राफ क्या है? अदर मैटर पैराग्राफ इज इंक्लूडेड इन ऑडिटर्स रिपोर्ट इफ ऑडिटर कंसीडर इट नेसेसरी टू। यहां तक आप नोट कीजिए, सारा सेम वही है जो एमसीक्यू मैटर है। Other matter paragraph is included in auditor's report if auditor considered necessary to communicate, वहां था to draw attention, यहाँ पे क्या है? To communicate a matter which is not required to disclose in financial statement, not required to disclose in financial statement। यानी इसका मतलब ये हुआ एमसीक्यू मैटर हमेशा डिस्क्लोज होता था वो इशू डिटेल में फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, और अदर मैटर, अच्छा सुन ले, मैं ये नहीं कह रहा, यह बारीक नुक्ता है, मैं ये नहीं कह रहा कि अदर मैटर पैराग्राफ ऐसा मैटर है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज नहीं होगा। मैं कह रहा हूं रिक्वायर्ड नहीं है डिस्क्लोज करना, वरना अगर ये रिक्वायर्ड का लफ्ज ना स्किप कर जाए ना तो आप इसको मिस स्टेटमेंट के साथ मिक्स कर देंगे कि एक डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड था रिलेटेड पार्टी का, मैनेजमेंट ने उससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इंक्लूड ही नहीं किया, तो आपके जहन में अदर मैटर आ सकता है कि अदर मैटर जब डिस्क्लोजर नहीं होता ना तो अदर मैटर देते हैं। ना 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 ना, वो तब देते हैं जब वो रिक्वायर्ड ही ना हो डिस्क्लोज करना। अगर कोई डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड था और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में नहीं लिखा, वो मिस स्टेटमेंट है, वो अदर मैटर नहीं है। तो अदर मैटर पैराग्राफ में भी डिस्क्लोजर नहीं होता फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, लेकिन ये मिस स्टेटमेंट से फर्क कैसे है? ये रिक्वायर्ड ही नहीं होता इसका डिस्क्लोजर। अच्छा, यहां पे एक सोचने वाली सवाल ये है कि अगर डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड नहीं होता तो फिर हम वो मैटर कम्युनिकेट क्यों कर रहे हैं? सोचे यूजर्स की अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव हो। किसके बारे में? फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में कि ऑडिट के बारे में? सर ऑडिट, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में होती ना तो वो तो फ्रेमवर्क खुद ही कह रहा होता कि यार इसको डिस्क्लोज करो। इसलिए ध्यान में रखिएगा एमसीक्यू मैटर दिया जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिलेटेड मैटर पे, और अदर मैटर दिया जाता है नॉर्मली ऑडिट रिलेटेड मैटर्स पे। एमसीक्यू मैटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिलेटेड मैटर्स पे, और अदर मैटर ऑडिट रिलेटेड इश्यूज पे। ये नॉट रिक्वायर्ड वाली बात समझ आ गई? आगे चलते हैं। नॉट रिक्वायर्ड टू डिस्क्लोज इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट बट इज रेलिवेंट। रेलिवेंट उधर था फंडामेंटल, इधर है रेलिवेंट टू यूजर अंडरस्टैंडिंग। किस चीज की? ऑडिट, ऑडिटर्स रिपोर्ट, ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी। उधर था फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। Other matter paragraph is included in the auditor's report if auditor considered necessary to communicate a matter which is not required to disclose in financial statement but is relevant to users understanding of audit report, auditor responsibility। इसका मतलब है ये मैटर घूम फिर के ऑडिट से रिलेटेड होगा, एमसीक्यू मैटर घूम फिर के फाइनेंशियल। यही वजह है कि एमसीक्यू मैटर में नोट्स ऑफ द अकाउंट्स का रेफरेंस आता है,
अदर मैटर में नोट्स टू द अकाउंट्स का रेफरेंस नहीं है। यही वजह है क्या कि एमसीक्यू मैटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड है, अदर मैटर ऑडिट से रिलेटेड है। भाई ये बात समझ आई। लेकिन कहता है प्रोवाइडेड, चीज का ध्यान रखना, प्रोवाइडेड, उधर भी प्रोवाइडेड था। प्रोवाइडेड शर्त क्या है? कम्युनिकेशन इज नॉट प्रोहिबिटेड बाय लॉ। ठीक है, आपने जो लॉ प्रोहिबिट करता है ना किसी चीज को, वो कम्युनिकेट नहीं करना। ये नहीं कि एफसी का ऑडिट करने के लिए जाएं, उनके यूजर्स के लिए यूजर कहें सर हमारे लिए रेलिवेंट है कि इसका सीक्रेट फार्मूला, सीक्रेट रेसिपी तो हमें बताएं, और आप अदर मैटर पैराग्राफ में उसकी सीक्रेट रेसिपी बना दें। ये प्रोहिबिटेड है, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है। कोक बनाने का फार्मूला किसी का ऑडिटर को तो पता होगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स का ऑडिट नहीं किया होगा उसने, उसे नहीं पता होगा सारी सी इंग्रेडिएंट्स, किससे क्या बाय कर रहे हैं, किस क्वालिटी का बाय कर रहे हैं। एक चीज होती है रिवर्स इंजीनियरिंग, रिवर्स इंजीनियरिंग समझते हैं ना, आउटपुट आपके पास है ना, उससे इनपुट की तरफ पहुंचना है। तो ऑडिटर अगर थोड़ा सा कॉमन सेंस रिसर्च, लेकिन क्या अगर फार्मूला से पता चल भी जाए वो क्या यूजर के लिए रेलिवेंट है, यूजर तो कहेगा मुझे बता दो, मैं अपनी कोलदा से जिसका 100% मालिक मैं ही हूं, इसमें तो मेरे 2% शेयर है ना, क्या बता देना चाहिए? क्यों नहीं? हाँ, प्रोहिबिटेड बाय लॉ, ध्यान रखना है, कोई मैटर प्रोहिबिटेड बाय लॉ ना बता देना अदर मैटर में। फिर उसके बाद मैटर इज नॉट, क्यों बता? क्योंकि अगर वो मैटर की ऑर्डर मैटर है तो वो की ऑर्डर मैटर में जाएगा, ऐसे इधर थोड़ी आएगा। ठीक है, अभी आपको ये नहीं पता की ऑर्डर मैटर क्या होते हैं, क्यों नहीं पता भला? ही नहीं है, शाबाश। लेकिन एमसीक्यू मैटर तो पता है ना, मिस स्टेटमेंट तो पता है ना, स्कोप लिमिटेशन तो पता है ना। अच्छा सुन ले, एक स्टूडेंट मुझे याद आ गया, स्टूडेंट व्हाट्सएप ग्रुप पे क्वेश्चन पूछा, क्वेश्चन अच्छा था, आपके साथ भी शेयर कर रहा हूँ। उसने कहा सर ये सरकारी लिस्ट तो आपने हमें बता दी, मिस स्टेटमेंट की स्कोप लिमिटेशन, वो जो प्राइवेट लिस्ट है, वो जो आई कैप क्वेश्चन टेस्ट करता होता है, जिसके ऊपर केस स्टडी घुमा के, वो लिस्ट भी तो दें हमें। तो वो लिस्ट किधर है सुन लें वो। अच्छा, एक तो जो आई वॉल्यूम 1 में स्कोप लिमिटेशन की लिस्ट है ना, वो पढ़ लें, वो आई कैप उसमें से भी टेस्टिंग करता है, वो भी अच्छी है। मिस स्टेटमेंट की एग्जांपल बहुत घटिया, कंसेप्ट्स के अंदर जो मिस स्टेटमेंट एग्जांपल है वो घटिया, वो समझ नहीं आएगी, बस याद कर ले, समझ नहीं आएगी, कोशिश करें मेरे से पूछे बिना याद। लेकिन स्कोप लिमिटेशन की एग्जांपल अच्छी है। हालांकि इसमें से भी 2 मना किया हुआ है मैंने आपको, आपने इक्विटी मेथड वाली और व्हेन सब्सटेंटिव पोर्शन लोन डू नॉट प्रोवाइड सब्सटेंट। बहरहाल, तो स्कोप लिमिटेशन की एग्जांपल वॉल्यूम 1 में से, जो मिस स्टेटमेंट की एग्जांपल्स है ना, वो है आपके वॉल्यूम 2 में। चैप्टर सरकारी नहीं है, वो प्राइवेट है। वो वॉल्यूम 2 के अंदर चैप्टर 4 जहां शुरू होता है ना, पहले सफ़े पे उसने बताया हुआ है कि आपने केस स्टडी करनी कैसे है, जो मैं आपको बताता हूँ ना। पहले डिसाइड करो मिस स्टेटमेंट है कि स्कोप लिमिटेशन, फिर उसका इफेक्ट देखो, फिर टाइप ऑफ ओपिनियन बताओ, फिर रिपोर्ट के जिस और हिस्से पे इफेक्ट आ रहा है वो बताओ। ये सारी चीज़ें तसल्ली के साथ अगर आप पढ़ना चाहते हैं ना, रिटन फॉर्म में चाहते हैं, जो ज़बानी क्लास में बोलते हैं, तो वॉल्यूम 2 में चैप्टर 4 का पहला सफ़ा है, और इसके दूसरे सफ़े पे, अगले सफ़े पे लिस्ट ऑफ फ्रीक्वेंटली टेस्टेड मिस स्टेटमेंट है। वो आपने पढ़ लेनी है, वो आपने पढ़ लेनी है। पुराने ज़माने में होता ना, शहजादा शहजादी को छुड़ाने निकलता था तो रास्ते में बाबा मिलता था, वो उसको कोई तोहफा देता था कि जा बेटा जंग में ये जब आखिरी जिन से लड़ेगा ना तो ये तोहफा तेरे काम आएगा। तो जब आप आखिरी पेपर देने जाएंगे ना, आखिरी ये पेपर वाले दिन, तो उस दिन ये लिस्ट ऑफ मिस स्टेटमेंट आपके काम आएगी। ये मेरी तरफ से आपको तोहफा है। हाँ जी, जय। लेकिन आपका जिन बहुत ताकतवर है। चलिए आगे चलते हैं, वापिस आ जाए। डेफिनेशन समझ आ गई? अब चलते हैं, अब है अदर मैटर पैराग्राफ। एग्जाम्पल्स पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं? आज के लेक्चर का सबसे अहम हिस्सा यही है। ये भी भूल जाए मुझे टेंशन कोई नहीं, ये भी भूल जाए मुझे टेंशन कोई नहीं, ये नहीं भूलने चाहिए, ये टेंशन है। एग्जाम्पल किन सिचुएशन में अदर मैटर पैराग्राफ आएगा? सुन ले, पहली एग्जाम्पल,
जो सबसे ज़्यादा आई कैप ने पूछी हुई है। हमारी कोशिश होती है जब कभी एग्जाम्पल्स की लिस्ट कहीं पे भी दे किताब में या आपके सामने, तो इन ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ टेस्टिंग दे, ताकि शुरू में थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ पढ़ रहे होते हैं, एंड पे जाते जाते थोड़ा इंटरेस्ट कम हो जाता है, तो कम से कम अच्छी एग्जाम लेकर भर जाए। पहला, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ प्रायर पीरियड वर नॉट ऑडिटेड और ऑडिटेड बाय अनदर ऑडिटर। जब पिछले साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑडिट ही नहीं हुई या किसी और ने ऑडिट की है तो अदर मैटर पैराग्राफ आता है। अब अगर आपने अकाउंटिंग डेफिनेटली पढ़ी होगी, आपने कभी कोई रियल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखी है किसी कंपनी की? तो आपने देखा होगा हमेशा किताबों में भी वैसे बताया जाता है कि जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती हैं तो ये 2023 की फिगर होती है ना, इसके साथ 22 की फिगर्स भी आती है। कंपैरेटिव, शाबाश, इसे हम कॉरिस्पॉन्डिंग फिगर भी कहते हैं, लेकिन कंपैरेटिव ठीक है। कॉरिस्पॉन्डिंग फिगर भी कहते हैं, बल्कि इसे आसान तरीन लास्ट ईयर फिगर भी कहते थे। ये भी प्रेजेंट होते। अच्छा मुझे बताइए, अहम सवाल आपका, हम अगर ऑडिटर पॉइंट हुए 2023 का ऑडिट करने के लिए, सवाल मेरा सुनिएगा गौर से, 2023 की फिगर को हमने ऑडिट करना है, वेरीफाई करना है, चेक करना है ठीक है कि नहीं? क्या 2022 की फिगर को चेक करना है? हमने इस साल 2022 की फिगर को वेरीफाई करना है। कितने स्टूडेंट का ख्याल है यस? कितना का ख्याल नो? बाकियों का क्या ख्याल है? ओपिनियन देने से तो ना डरा कर, नहीं करेंगे भाई। वो पिछले साल का ऑडिटर कर गया, दोबारा थोड़ी ऑडिट करेंगे जी। हम सिर्फ ये चेक कर लेते हैं देख के, वेरीफाई। याद रखिएगा, हम ओपिनियन नहीं देते, वेरिफिकेशन नहीं करते, लेकिन हम अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन कर। क्या पिछले साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट की फिगर और इस साल की फिगर मैच हो रही हैं? बस ठीक, बस इतना काम करना है। अब वो सही है कि नहीं, तो हम जो याद रखिए ओपिनियन दे रहे होते हैं ना ऑडिटर, फॉर द ईयर एंडेड 2023 आता है रिपोर्ट में, 2022 नहीं आता। अब खुद बताएं। अच्छा अगर तो पिछले साल भी हम भी ऑडिटर थे, इस साल भी हम भी ऑडिटर, तो प्रॉब्लम कोई नहीं है, फिर अदर मैटर नहीं देना। लेकिन फर्ज कीजिए पिछले साल का ऑडिट किसी और ने किया था या उसका ऑडिट हुआ ही नहीं था। अब बताइए, अब जब आप ओपिनियन अब भी आप 2023 ही देंगे, लेकिन क्या यूजर ये समझ सकता है कि शायद 2022 भी आपने ही किया है ऑडिट? यूजर तो यूजर है ना, वो तो कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग पाल सकता है। तो क्या उसको बता देना चाहिए, ए यूजर भैया हम सिर्फ 2023 की जिम्मेदारी है, 2022 हमारी जिम्मेदारी और 2022 ऑडिटर की जिम्मेदारी? बता देना चाहिए क्या नहीं? कैसे बताएंगे? अदर मैटर पैराग्राफ। क्यों एमसीक्यू मैटर नहीं? एमसीक्यू मैटर में इसका डिस्क्लोजर आता ही नहीं है। दुनिया का कोई फ्रेमवर्क रिक्वायर नहीं कर रहा, कम से कम इस वक्त तक, कि जब ऑडिटर चेंज हो ना तो इसका डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड है। नहीं, डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड नहीं है। इसीलिए हमने क्या करना है, अदर मैटर पैराग्राफ इंक्लूड करना है। उसमें बता देंगे, क्या बताएंगे भला? उसमें बताएंगे द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ दिस कंपनी फॉर द ईयर एंडेड दिसंबर 2022, पिछला साल 2022 कर दें, 31 दिसंबर 2022। अब ठीक है जी। वर ऑडिटेड बाय, हाँ अगर तो किसी और ने ऑडिट की थी तो लिखा जाएगा अनदर ऑडिटर, और अगर हुई नहीं तो लिखा जाएगा वर अनऑडिटेड। भाई दोनों सूरतों में हमारी जिम्मेदारी बतानी है ना, नहीं है, हुआ ही नहीं या किसी और ने किया, चाहे उसने ठीक किया हो उसके वो जाने, हम जिम्मेदार नहीं। हाँ अगर किसी और ने ऑडिट किया है ना तो फिर आपने ये भी बताना होगा मजीद कि उसने ओपिनियन कौन सा दिया, किस डेट को दिया। ठीक है, who express an unmodified opinion on these statement on अच्छा ठीक है, समझ गया ना, टेंशन ना ले, ये देख अभी होता अभी
ये ले, अब ठीक है, 23। भाई समझ आ गई कैसे हम उसको बता रहे हैं कि भाई इस साल की फिगर हमारी जिम्मेदारी है, पिछले साल की फिगर हमारी जिम्मेदारी। अच्छा ये ध्यान में रखिएगा, इसके वो रूल नहीं है जो एमसीक्यू मैटर के थे कि 3 चीजें हर केस में आनी चाहिए एमसीक्यू मैटर, याद है ना। अदर मैटर में वो 3 चीजें नहीं है। अदर मैटर आपकी मर्जी है, सिचुएशन के लिहाज से जैसे मुनासिब समझते हो ड्राफ्ट कर लें। अदर मैटर आपकी मर्जी। नहीं अच्छा नहीं हो गया ये, क्या मत, पहले उसने असूल बताए थे 3 असूलों के मुताबिक, अब उसने आपको खुली छुट्टी दे दी, फ्री हैंड दे दिया। अच्छा 3 चीजें उन्होंने कहा सर वो टेम्पलेट बन जाता है, जेन में होता है 3 चीजें पूरी करनी है, 1 2 3 तो रट्टा लग जाता है थोड़ा छोटा सा, तो इसमें नहीं चले कोई बात नहीं, फिर भी याद कर लें, फिर भी इस एग्जांपल को एक और एग्जांपल भी है, आगे चलते हैं दूसरी एग्जांपल। इफ आर डेट, भाई ये एग्जांपल पहली वाली समझ आ गई। दूसरी वाली एग्जांपल, ऑडिटर इश्यूज रिपोर्ट्स ऑन मोर देन वन सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मोर देन वन सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब ये नहीं है कि एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई और उसकी कॉपी करवा ली तो वो दूसरा सेट, फिर कॉपी करवाई वो तीसरा सेट, ये मतलब नहीं। इसका मतलब ये है डिफरेंट सेट का या 2 सेट का मतलब ये होता है कि एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई है फ्रेमवर्क नंबर 1 पे और दूसरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट सेम कंपनी की सेम ईयर की बनाई है फ्रेमवर्क नंबर 2 पे। अब यहां पे सवाल ये पैदा होता है कि एक ही कंपनी 2 सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्यों बनाएगी। इसके डिफरेंट रीजन। इसकी जो सबसे आसान एग्जांपल आप समझ सकते हैं वो है टैक्स बेसिस वाले, कि जो शेयर होल्डर्स को उसी साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट शेयर होल्डर्स को भी भिजवाएं और वो एफबीआर को भी भिजवानी है, और अगर रिक्वायरमेंट है कि एफबीआर को भिजवाने से पहले ऑडिट करवाना है तो वो दोनों सेट हों। ऐसी सिचुएशन में नॉर्मली एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है जनरल पर्पस और एक होती है स्पेशल पर्पस। तो वो जो स्पेशल पर जो बाद में बनी होती है ना, याद रखे कौन सी, जो बाद वाली बनी जो भी, वो नॉर्मली स्पेशल ही होती है। जो दूसरी वाला सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगा ना उसमें अदर मैटर आता है, पहली वाली में नहीं, क्योंकि पहली वाली में तो हमें अक्सर पता ही नहीं होता क्योंकि दूसरा सेट बनना भी है कि नहीं। तो पहली वाली जनरल वाली में अदर मैटर, दूसरी वाली स्पेशल वाली में अदर मैटर आएगा। बहरहाल एग्जाम में वो इतना डिटेल में नहीं जाता, जब भी आपको क्वेश्चन में कहे ना वो कि 2 सेट्स आ गए हैं, आपने कहना अदर मैटर भी आ गया। आई कैप, अब जो इसकी एग्जांपल, ये तो मैंने इजी एग्जांपल दी ना समझाने के लिए, आई कैप ये एग्जांपल नहीं पूछा केस स्टडी में, समझ आ गया तो आगे चले कि आई कैप वाली एग्जांपल भी बता दो। आई कैप क्या कहता है सुनिए जरा। आई कैप कहता है आपने इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट बताना है, पक्का। भाई की इज्जत दाव पे लग गई आज। अगर ये भाई ने, दोस्त है ना तेरा, इस सवाल का सही जवाब दे दिया तो आपकी वाह वाह कि अच्छे दोस्त है आपके, वरना आप तो गए आज। गौर से सुनिएगा सवाल आप लोग भी, बाकी भी। क्लाइंट हमारे पास आया और हमें कहने लगा सर मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंड 31 दिसंबर 2023 का ऑडिट कर दीजिए। हमने कहा फ्रेमवर्क क्या है, उसने कहा फ्रेमवर्क सर IFRS। हमने कहा एग्रीड। उसने कहा एक और फरमाइश, हमने बोलो वो भी। कहने लगा हमारी एक होल्डिंग कंपनी है USA में, उनका अपना एक अलहदा फ्रेमवर्क है, वो IFRS फॉलो नहीं करते, वो पाकिस्तान के रूल्स फॉलो नहीं करते, उनका अपना एक। हमने एक और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है वो स्पेशल पर्पस के मुताबिक, वो स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क है, वो वाला फ्रेमवर्क जो USA वालों ने कहा है, क्योंकि उन्होंने कंसोलिडेशन करनी है। लेकिन ये जो दूसरी वाली है ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये बनेगी स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क के ऊपर। ठीक है। पहला सवाल, 2 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, दोनों की ऑडिट रिपोर्ट एक ही होगी कि अलग अलग? शाबाश। ये अब मुझे बताना है जो दूसरी वाली ऑडिट रिपोर्ट है, यानी उस सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जो USA जा रहा है, उस पे इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट बताइए।
और कोई नहीं बोलेगा, और कोई नहीं बोलेगा। अदर मैटर पैराग्राफ नहीं आएगा। सुभान अल्लाह। ये है तेरा दोस्त। अच्छा मैं एक बात बताऊं, ये जानबूझ के इसने गलत बताया, पक्की बात, पक्की। ये तो अभी बोला है। अदर मैटर पैराग्राफ क्यों नहीं आएगा? आएगा ना, 2 सेट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आता है, 2 सेट्स, अभी तो पढ़ाया है। अगला जुआ लगाते हैं ये भाई पे, ये, और सवाल पूछना है इससे। इम्पैक्ट ऑन रिपोर्ट बता मेरा भाई, जल्दी का टाइम होने वाला छुट्टी का। क्या आना है? अदर मैटर पैराग्राफ क्यों आना है? 2 सेट्स ऑफ फाइनेंशियल अदर मैटर पैराग्राफ आएगा। और स्पेशल पर्पस के लिए सर हम बना रहे हैं वो दूसरा सेट। हाँ जी, हाँ जी, अदर मैटर। बस हो गया सवाल कंप्लीट। याद रखें, इनकम्प्लीट आंसर इज इनकरेक्ट आंसर। ये है, ये जहां मार खाते हैं आप। जी जी, शाबाश शाबाश। ये चाहिए भैया, 100 रुपया इनाम, 100 रुपया इनाम। ये क्लास के बाद लेना है भाई ने। ये कौन स्टूडेंट है, जरा हाथ उठाइए, शाबाश। हाईबी क्लास कौन सी है? किस वाली है? 4 में, 6 में है? 6 में, शाबाश भैया। क्लास के बाद 100 रुपीज इनाम। इसमें स्पेशल पर्पस भी तो आएगा, वो फ्रेमवर्क एमसीक्यू मैटर भी तो आएगा। लेकिन देखिए, अदर मैटर किस वजह से आ रहा है? 2 सेट्स की वजह से। एमसीक्यू मैटर किस वजह से आ रहा है? स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क होने की वजह से। शाबाश। ये आई क्या पूछता है, ये एक तीर से 2 शिकार। आप एक तीर से एक तीर शिकार समझ गए, बड़े बड़े शिकारी हो गए। अभी नहीं, आगे चलते हैं। ऑडिटर रिपोर्ट्स ऑन मोर देन 1 सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट पता चल गया? मोर देन 1 सेट्स पता चल गया? मोर देन 1 सेट्स। आगे चलते हैं। ऑडिटर रिस्ट्रिक्ट्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट। ऑडिटर रिस्ट्रिक्ट्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑडिटर रिपोर्ट। किसी ने आपसे मांगी तस्वीर। अच्छा, पुराने जमाने में होता था, अब नहीं होता। अब तो वो है नहीं, इंस्टा फेसबुक वगैरह डीपी, उधर ही डीपी देखी ब्लॉक किया, चल भाई बाहर। अब जल्दी तो उसके पीछे नहीं भाई ने कहा छुट्टियों पे जा रहे हैं यार, कभी याद आएगी तो तुम्हें देख लिया करूंगा, दिल को तसल्ली होगी। मैंने कहा नो प्रॉब्लम। अपनी तस्वीर दी, उसके पीछे। अब शायद ये भाई चाहते हैं कि उसकी ये तस्वीर सिर्फ यही देखें भाई, यही देखें भाई। क्या, हाँ, क्या उन्हें सिंपल उनको तस्वीर दे देनी चाहिए कि उसके पीछे लिख देना चाहिए फॉर योर आईज ओनली? नहीं लिखना चाहिए कि नहीं? कुछ भी नहीं लिखेंगे वो तो सब, हाँ हाँ सबको, हाँ हर एक को, हाँ। तो इसीलिए लिख दे। ऑडिटर भी ये चाहता है कि वो अगर चाहता, अगर नहीं चाहता ना तो फिर के भाई जिसको मर्जी दे दे, मेरी तरफ से मोहल्ले के वो चौकीदार को दे देना, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। लेकिन अगर चाहता है कि उसकी तस्वीर सिर्फ उसी बंदे के लिए, तो फिर रिस्ट्रिक्ट कर देना चाहिए। उसी तरह अगर ऑडिटर चाहता है कि उसकी रिपोर्ट सिर्फ उसी यूजर के लिए जाए जिसके लिए लिख रहा है, सबके लिए नहीं जाए, तो क्या उसे लिख देना चाहिए? क्या लिख देना चाहिए? दिस रिपोर्ट इज नॉट फॉर चौकीदार, दिस रिपोर्ट शुड बी ओनली यूज्ड फॉर स्पेसिफाइड। वो कोई बैंकर हो सकता है। दिस रिपोर्ट इज ओनली फॉर द पर्पज ऑफ फाइलिंग टैक्स रिटर्न टू FBR। दिस रिपोर्ट शुड नॉट बी यूज्ड फॉर एनी अदर पर्पज। This report is only prepared on the specific request of holding company and should not be used for any other purpose by any other party। ये लिख, तो ये कैसे लिखेगा?
अदर मैटर पैराग्राफ में। याद रखिए, हम अगर चाहें अपनी रिपोर्ट को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। और एक चीज याद रखिए, स्टैट्यूटरी ऑडिट में रिपोर्ट को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वो लॉ है। नॉन स्टैट्यूटरी ऑडिट में हम हमेशा कोशिश करते हैं रिस्ट्रिक्ट करना हमारे लिए बेहतर है, इसलिए कि लीगली आप सिर्फ उसी बंदे को लायबल होंगे फिर जिस बंदे के लिए आपने रिपोर्ट तैयार की है। अगर आपने रिस्ट्रिक्ट कर दिया ना, तो उस रिपोर्ट की बेस पे किसी दूसरे ने इन्वेस्टमेंट की और नुकसान हुआ। फर्ज कीजिए अगर आपका फॉल्ट भी था ना, वो दूसरा बंदा आपके खिलाफ केस नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता केस? हाँ, आप कहेंगे भैया आपके लिए रिपोर्ट बनी नहीं थी, जिसके लिए रिपोर्ट बनी थी तुम हमारा भाई, ये चीज शाबाश भाई। ये डिस्ट्रीब्यूशन रिपोर्ट समझ आ गई? तो कोशिश कीजिएगा प्रैक्टिस में भी, जब कभी आपने नॉन स्टैट्यूटरी ऑडिट रिपोर्ट बनानी है, एक दफा कोशिश जरूर करनी है, अगर हो सके तो उसको डिस्ट्रीब्यूशन रिस्ट्रिक्ट कर दें तो आपकी लायबिलिटी भी रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। आगे चलते हैं। इफ देयर इज स्कोप लिमिटेशन बाय मैनेजमेंट हुज इफेक्ट इज परवेसिव एंड विड्रॉल इज देखिए, एक होता है जनरल रूल, लेकिन बाज़ औक़ात हम वो काम नहीं कर पाते, पॉसिबल नहीं होता। जैसे कल परसों भी हमने एक एग्जांपल पढ़ी थी, अगर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एक्सेप्टेबल नहीं है ना, नहीं है तो हमने पढ़ा हुआ है एक्सेप्ट ना करो। लेकिन अगर रिक्वायर्ड बाय लॉ है तो हमें मजबूरन वो काम करना पड़ता है। लेकिन अपनी मजबूरी को फिर हम कहाँ बता देते हैं? एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ में। उसी तरह अगर स्कोप लिमिटेशन है बाय मैनेजमेंट, उसका इफेक्ट परवेसिव है, तो चूंकि स्कोप लिमिटेशन आम नहीं कह रहा, बाय मैनेजमेंट है, उसका इफेक्ट परवेसिव है, तो हमारा रिस्क ऑफ फ्रॉड आपको पता है बाय मैनेजमेंट है ना, तो हम विड्रॉ कर लेते हैं। हम क्या करते हैं? नॉर्मल रूल क्या है? स्कोप लिमिटेशन बाय मैनेजमेंट हो, इफेक्ट परवेसिव हो, क्या करो? विड्रॉ कर लो। लेकिन अगर विड्रॉल पॉसिबल या प्रैक्टिकेबल ना हो, यानी लॉ मना कर दे, खबरदार तूने विड्रॉ नहीं करना, जैसे कैश 7 में लिक्विडेटर को उसने पाबंद किया था ना, तो अभी क्या खबरदार नहीं करना, तो अब कहेंगे ठीक है नहीं विड्रॉ करते, रिपोर्ट दे देते हैं। लेकिन हम अदर मैटर पैराग्राफ में बता देंगे क्या अपनी मजबूरी, कि जब स्कोप लिमिट, क्योंकि जब डिस्क्लेमर ओपिनियन जाएगा ना तो शेयर होल्डर कहेगा तू पागल है, तो पता नहीं तो डिस्क्लेमर। जब स्कोप लिमिटेशन हो, इसका इफेक्ट परवेसिव हो, स्कोप लिमिटेशन बाय मैनेजमेंट, तो विड्रॉ करते हैं। तूने विड्रॉ क्यों नहीं किया इस सिचुएशन में? तो अपनी मजबूरी बतानी है उसको। कहां बतानी है? अदर मैटर में। कहां बतानी है? ये ऑडिट से रिलेट करती है, इसलिए अदर मैटर में बनाएंगे। कल वो फ्रेमवर्क वाली फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेट करती थी, इसीलिए एमसीएम मैटर में बनाई थी। याद है? यस सर। एग्जाम्पल याद है भाई? क्लियर? ये एग्जाम्पल्स भी हो गई, बेहतर है। प्रेजेंट सेपरेटली इन पैराग्राफ विद हेडिंग। अदर मैटर की हेडिंग देनी है सेपरेटली पैराग्राफ। हाँ, वो ये एक बात और कहता है अगर इसके साथ की ऑडिट मैटर भी हो ना, तो की ऑडिट जो आम यूजर है, आपकी बात नहीं कर रहा, आपको तो अभी पता है ना कि की ऑडिट मैटर में अदर मैटर में क्या फर्क है, पता है कि नहीं पता? ये पता है ना, दोनों डिफरेंट हैं। यस सर। किस में प्रोसीजर लिखे होते हैं, किस में नहीं लिखे होते प्रोसीजर? हाँ, आपको पता, यूजर को नहीं पता होता। तो इसीलिए वो कहता है अगर एक ही रिपोर्ट के अंदर की ऑडिट मैटर अदर मैटर दोनों हो ना, तो आप फर्दर कंटेक्स्ट ऐड करना चाहें अदर मैटर के साथ। फर्दर कंटेक्स्ट याद है? लफ्ज पहले बोला था कि अदर मैटर किस चीज के ऊपर दे रहे हैं। एमसीएस ऑफ मैटर में भी उसने ये ऑप्शन दी थी, अदर मैटर में भी दे रहा है कि अगर आप चाहें तो हेडिंग के साथ ही स्पेसिफाई कर दे किस चीज के ऊपर आ रहा है। जैसे इस केस में मुझे बताइए, उसने अदर मैटर की पैराग्राफ जो एग्जांपल, ड्राफ्टिंग एग्जांपल आपके सामने रखी है, ठीक है, इसमें उसने हेडिंग में ही कंटेक्स्ट ऐड कर दिया कि नहीं? इस तरीके से आप भी कर सकते हैं। ठीक, फर्दर कंटेक्स्ट वाली बात समझ आ गई कि फर्दर डिटेल हेडिंग बना दो। अदर मैटर तो जनरल हेडिंग है ना,
इसके साथ स्पेसिफिक हेडिंग दे दो, वो मसला बता दो जिसके ऊपर कि वो पहले वाला है, दूसरे वाला है, तीसरे वाला है कि चौथे वाला है। ठीक है जी। प्लेसमेंट कहाँ होगी? एट एंड ऑफ रिपोर्ट। पाकिस्तान में क्या प्रैक्टिस है? एंड ऑफ रिपोर्ट। ठीक, भी कुछ क्लियर? ड्राफ्टिंग हमने पढ़ लिया। अच्छा, इसमें एक दो बातें एंड पे हो चलते चलते सुन लीजिए। पहली चीज, पूरे ऑडिट में जहां पे आपको कोई भी लिस्ट पढ़ाई जाती है ना, वो 100% कंप्लीट नहीं होती। हो सकता है कि आगे चल के किसी चैप्टर में एक दो एग्जाम्पल्स और आ जाएं, एक दो एग्जाम्पल्स जैसे और हैं भी, आगे आएंगे भी, तो वो आपने उस वक्त फिर वापस आके इधर ऐड कर लेनी। उस वक्त आपने मुझे ये नहीं कहना। एक दो बच्चे कहते हैं कि सर ये एग्जाम्पल आपने उधर ही पढ़ा देते तो अच्छा एक दफ़ा काम निबट जाता। तो भाई इस वक्त इसलिए नहीं पढ़ा सकता क्योंकि उन एग्जाम्पल को समझने के लिए उनका कंसेप्ट समझना ज़रूरी है। अब सब्सिक्वेंट इवेंट में है एमसीक्यू मैटर भी है, अदर मैटर भी है। कुछ तो हमने कल पढ़ लिया है, उसमें एक सिचुएशन ऐसी, उसमें अदर मैटर भी आता है, एक खास सिचुएशन है। गोइंग कंसर्न की एक सिचुएशन है उसमें, लेकिन उनको समझने के लिए पहले उनका बेसिक कंसेप्ट समझना पड़ेगा। तो जितना कोई इस वक्त आपके अंदर ऑडिट फिट हुआ है ना, उसके मुताबिक यही एग्जाम्पल है। एक या दो एग्जाम्पल एमसीक्यू मैटर की भी और एक या दो एग्जाम्पल्स अदर मैटर की भी, ज्यादा नहीं आएंगे लेकिन एक दो आएंगे। तो जब आए तो आपने उधर इतराज नहीं करना। ठीक है। दूसरी चीज, अदर मैटर पैराग्राफ की जो ड्राफ्टिंग है, इसका स्टैंडर्डाइज्ड रूल कोई नहीं है। जैसे एमसीक्यू मैटर का था ना 3, क्या आपने रेफरेंस देना है, मैटर बीइंग एम्फसाइज्ड स्टेट करना है और ओपिनियन, इसका नहीं। इस पे आपने वो रूल नहीं ढूंढने कि सर इसमें वो रेफरेंस किधर गया है, वो होगा ही नहीं। आवर ओपिनियन इज नॉट मॉडिफाइड क्यों नहीं लिखा इधर, रिक्वायर्ड ही नहीं है। ठीक है। और इसमें हो सकता है एक इशू की डिस्क्रिप्शन दूसरे वाले केस से डिफरेंट हो, सिग्निफिकेंटली डिफरेंट हो। क्लियर हुई है बात? अब मुझे बताइए, क्या आपको पता चल गया अदर मैटर पैराग्राफ क्या है? डेफिनेशन याद है? समझ आ गई? एग्जाम्पल्स आ गई? इसके बाद फिर पैराग्राफ की ड्राफ्टिंग सीख लिया आपने। इस पैराग्राफ को याद भी कर लेना आपने। अब इसका मतलब है हमारे पास 4 चीजें होंगी रिपोर्ट के अंदर जिनका हमने रटा लगाना है। एक ओपिनियन पैराग्राफ, बेसिस ऑफ ओपिनियन पैराग्राफ, एक एमसीक्यू मैटर पैराग्राफ, कोई सा भी एक कर ले, कोई सा भी एक जो आपको आसान लगे, और एक अदर मैटर पैराग्राफ। ये एमसीक्यू मैटर और अदर मैटर आसान है, ये 2-2, 3-3 लाइंस की, ज्यादा लंबे चौड़े नहीं है। बाकी रिपोर्ट की चीजें याद नहीं करनी। हाँ, रिपोर्ट की चीजें उसमें आपको शायद इनमें से कुछ मिले कुछ ना मिले, किताब में से याद कर ले। ओपिनियन और बेसिक ओपिनियन एमसीक्यू मैटर उसमें नहीं है, अदर मैटर नहीं है। क्लियर? चलिए, ये था, अभी टाइम है, हो गया सर। चलें ठीक है, कोई बात नहीं। कभी आप लेट भी बैठ जाते हैं 7-8 मिनट, मेहरबानी। असाइनमेंट जरूर करनी है आपने। आज का लेक्चर यहाँ ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़।